morning, all of you. बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ बच्चे, थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। तो क्या मनीष, यस सर। आवाज आ रहा है क्लियर? सुजीत, यस सर, आ रही है। सुजीत तो आपका क्लास रेगुलर क्यों नहीं रहता है बच्चे? सर एक दो दिन घर चले गए थे तो डिस्टर्ब हो गया। तो घर चले गए थे तो ठीक है, लेकिन रेगुलर क्लास को रेगुलर रखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। सब रेगुलर रहेगा। ओके। क्या महिमा? यस सर। समझ में आ रहा है जी? हाँ हाँ यस सर। ओके। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? इनकम फ्रॉम हाउस को पटी ना? यस सर। तो उसमें क्या कुछ समझाए थे आप लोगों को? तो 3 पॉइंट लिखाए थे। 3 पॉइंट लिखवाए थे। कौन कौन सा पॉइंट बताए थे आपको बच्चे? स्टार्टिंग का बताए होंगे कि मकान संपत्ति जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है बच्चे, इसमें कह रहा है कि उन मकान या उन मकानों से सटी हुई जमीनों पर भी क्या करना पड़ता है? उस टैक्स पेमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो उस मकान से क्या करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं। ये याद रखना है। इसमें ऋषभ, यस ऋषभ सर। इसका तो भेजे थे ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ना? नहीं सर, एक मिनट। एग्जम्पशन का भेजे थे सर। अंकित है क्या क्लास? अंकित तो नहीं आया है? नहीं भेजे हैं अभी सब।
हाँ, तो सेक्शन 22 समझ में आया था आप लोगों को बच्चे? सेक्शन 22 अभ्यास, खुशी, मनीष, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सेक्शन 22 समझ में आ गया था। उसके बाद 3 पॉइंट आपका कौन कौन सा बताएं? पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़िए तो महिमा। महिमा, सर वो कॉपी सर छूट गया है वहीं पे। कहाँ? कॉलेज में ही छोड़ दिए? नहीं नहीं मतलब रूम, मतलब पटना में छूट गया। सर किसी और से पढ़वा लीजिए। मनीष पढ़िए तो। सर वैसे लिखवा। हाँ, क्या लिखवाए थे नोट्स ना? Yes, sir. Property should be any building, a house, a open land attached to open lands ये ऐसे करके था। मतलब सर जो हाउस लैंड से अटैच हो हम्म, वो था। ऑनरशिप ऑफ एसएससी, हम्म। ओपन बिल्डिंग था, और एक और पॉइंट था मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें एक्सेप्शनल भी बताया, एक्सेप्शन भी था। ऋषभ, हाँ स्टार्टिंग का ऋषभ मुझे दो ये कीजिए तो भेजिए तो थोड़ा। ठीक है सर। क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच से तो ये हो जाएगा, लेकिन सोचते हैं पहले थ्योरी आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। हाँ, इसका ऋषभ ये पढ़िए तो। एक्सेप्शन जो दिया हुआ है ये तो समझा दिए कि ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं कर रहा है। सी नंबर पॉइंट, ए बी सी। हाँ, फर्स्ट पॉइंट से पढ़िए। ऋषभ, एक्सेप्शन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे बेसिक चार्ज जो 22 का था सेक्शन में जो बता रहा था वो तुम आपको बता ही थी, अच्छा। वो नोट करवाए हुए हैं। कंपोजिट सर। एक मिनट बच्चे रुक जाओ थोड़ा। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विथ अदर एसेट्स।
हाँ ओके बच्चे, बताइए तो ऋषभ। ये जो फर्स्ट लाइन जो हम लोग लिखे हैं समझे इसमें कि इनकम फ्रॉम बिल्डिंग और लैंड्स अपॉर्चुनेंट देयर टू, यानी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम इज कंप्यूटेड ऑन बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू। मतलब बिल्डिंग और उस बिल्डिंग से सटे हुए अगर कोई मकान है, जमीन है, जो बाग बगीचा है, साग सब्जी के लिए जमीन रखे हुए है, उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। Land which is not pertinent to any building does not come within the scope of this क्या, scope of this section. Income from such land is taxable under the head income from house, income from other sources। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि अगर कोई हाट बाजार भी होता है, बहुत समय देखते हो जमीन रहता है, कुछ हाट बाजार चलता है, तो इसके लिए उसका ओनर होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। मकान का क्या होना चाहिए, वो ओनर होना चाहिए। ऑनर ऑफ। अगर ये कहता है क्या, सबलेटिंग जानते हैं, सबलेटिंग, हेलो, सबलेटिंग जानते हैं, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। कि अगर मान लो एक मकान है मेरे पास में, एक फ्लैट है, उस फ्लैट को हम क्या किए, महिमा को दे दिए रहने के लिए, और महिमा क्या की, अपनी दोस्त मेघा को भी ले ली रेंट में। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई एसएससी के पास में कोई मकान ऐसा है जो वो लीज पर लिया है, और उस लीज पर लिए वो उसे पुनः किसी और को दे दिया किराए पर, तो वो जो आय होती है, वो जो इनकम होती है, वो मकान शीर्षक यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। वो कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ओके, और पढ़िए, पेइंग गेस्ट समझते हैं। यस सर। डिम्ड एसएससी बताए थे, डिम्ड ऑनर, डिम्ड ऑनर जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने जीवन साथी अथवा किसी अवयस्क बच्चे को, माइनर चाइल्ड जानते हो ना, माइनर चाइल्ड, जो विवाहित पुत्री ना हो, मतलब जिसका शादी नहीं हुआ है, बिना बिना मतलब पर्याप्त कंसिडरेशन के लिए अपनी मकान संपत्ति हस्तांतरित, मैंने बिना कुछ पैसा लिए हुए नहीं ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लो हम पूरा कमाए, पैसा कमाए, और हम क्या किए कि उस मकान को जो है सो क्या किए, गिफ्ट में दे दिए अपने बेटी को। ऋषभ, उस पॉइंट को पढ़िए तो ऋषभ। जी सर। डिम्ड का दिया हुआ है ना, डिम्ड ऑनर, पॉइंट नंबर सर, डिस्प्यूटेड, यस सर, सेक्शन 27 सर। सेक्शन 27 है। सर Yes, sir. बाय वर्ड हम जिसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी एज हायरार्कियल नहीं।
हाँ, बिना कुछ कंसीडरेशन का। An individual who transfer any house property to his or her spouse without adequate consideration or not being a transfer of connection हाँ, with an agreement to live apart or to a minor child not being a married daughter shall be deemed to be the owner of house property so transferred. मतलब उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति उस एसेट्स को ट्रांसफर करता है वही उस मकान का क्या होगा? ओनर माना जाएगा। जिसके पास ट्रांसफर करता है सर, जी, जो ट्रांसफर करता है, जिसके पास नहीं। जो ट्रांसफर करता है। हाँ, समझ गए? पॉइंट समझे जी? बोलो सभी बच्चे बोलो। यस सर। नेक्स्ट पढ़िए उसके नेक्स्ट पॉइंट। A member of a cooperative society, company or an association of person to whom a building or its part is allotted or leased under a house building scheme of the society. Company or association shall be deemed to be the owner of the property. क्या समझे इसको? अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी उस व्यक्ति को मकान रहने के लिए दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो व्यक्ति उस मकान का क्या माना जाएगा? ओनर माना जाएगा। ओनर माना जाएगा। जिसको ट्रांसफर किया वो। यस सर। सचिन आया समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए ऋषभ। A person who is allowed to remain possession of any building in part performance of a contract referred to in the Transfer of Property Act shall be deemed to be the owner of that building. ये पॉइंट आया समझ में कि अगर जैसे मान लो बड़ा बड़ा बिल्डर सब नहीं होता है? Yes, sir. अरे बिल्डर सबका नाम सुने हो? तो उस बिल्डर के द्वारा अगर उसको नहीं कहता कि अरे भाई डाउन पेमेंट कर दीजिए और बिल्डिंग का रजिस्ट्री कर पोजीशन लीजिए, करता है ना, कब्जा में ले लीजिए। तो अगर कुछ पेमेंट पार्शियली आप किए हैं और पार्शियली करने के बाद वो मकान पर ओनरशिप किसका हो जाएगा? एग्रीमेंट जैसे ही करवाएंगे बच्चे, उस मकान पर ओनरशिप किसका हो जाएगा? जो कब्जा करेगा, मतलब जो डाउन पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा। जरूरी नहीं है कि पूरा पेमेंट आप करोगे तभी आप उस मकान के ओनर कहलाओगे। गवर्नमेंट अथॉरिटी समझेगा कि इस मकान का रजिस्ट्री आप करवा लिए हैं, मतलब रजिस्ट्री करवाने नहीं, मतलब अगर आप कुछ पैसा दिए हुए भी है पहले से भी, अब कहेगा कि पूरा पैसा दीजिएगा तभी तो रजिस्ट्री करेंगे। बहुत तो ऐसा भी कहता है कि नहीं आप इसका 40% दीजिए, आप इसका 30% दीजिए, रजिस्ट्री कर देते हैं, बाकी आप इंस्टॉलमेंट कर लेंगे, EMI कर लेंगे। सुजीत यस सर। ये सुने ये सब चीज नाम? यस बिल्डर। कहता है 20-30% दे दीजिए पैसा, बाकी अपना बैंक से लोन करवा लीजिए। यस सर। उस सिचुएशन में उस मकान का ओनर कौन होगा? क्योंकि बच्चे जब तक ओनर नहीं होगा तो फिर उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। एसएससी का इनकम होना चाहिए तभी तो वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को। और अगर वो एसएससी मकान संपत्ति, इसमें तो आप यही पढ़े ना कि अगर कोई एसएससी अपना मकान को किराए पर लगा करके क्या करता है? इनकम जनरेट करता है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़िए। A person having lease rights in the property under a lease extending to 12 years or more in the aggregate, including the term for which the lease may be extended, shall be deemed to be the owner of the property. अगर कोई लीज पर लिए हुए आप हैं Yes, sir. तो जो व्यक्ति लीज पर लेता है उसी को ओनर माना जाता है। नेक्स्ट, If a person takes land on lease and constructs a house upon it, he will be deemed to be its owner. क्या समझ ली, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. संजली, श्रेया, Yes, sir. श्यामला, आप लोग का ऑन नहीं है? खुशी, प्रेरणा पटेल, मनीषा, कैमरा ऑन कीजिए। खुशी, ये पॉइंट आया समझ में? एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो ऋषभ। If a person takes land on lease and constructs a house upon it, he will be deemed to be its owner. खुशी बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट करने बोलिए, तो आवाज क्लियर नहीं था। If a person takes land on lease and constructs a house upon it, he will be deemed to be its owner. अगर कोई व्यक्ति किसी भी मकान को लीज पर लेता है ना, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ भी अपना, तो उस मकान का ओनर कौन माना जाएगा? तो जो लीज पर लिया है वो। ओके, यस सर। नेक्स्ट और है। Yes, sir. Disputed ownership. हाँ, तो विवादास्पद नहीं होता है, लिटिगेशन जिसको कहते हैं। Yes, sir. तो इस सिचुएशन में संपत्ति जिसके कब्जे में है उसी को ओनर क्या हो जाएगा? माना जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ क्या? एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन। इट इज, इसको पढ़िए, इट इज नॉट यूज्ड फॉर Purpose of SSC business or profession. Yes, sir. एसएससी उस प्रॉपर्टी को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज ना करता हो। अगर वो यूज करता है तो उस का जो भी इनकम होगा वो किस हेड में जाएगा? House property. फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। House profit. नहीं, नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में तो किराया से आएगा, तो मतलब जितना भी रेंटल इनकम होगा वही Business सर। and professional department. हाँ। लेकिन अगर उस मकान में वो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन का कोई कोचिंग वोचिंग चला रहा है, Yes, sir. फिर वो इनकम किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाएगा। Yes. वो इनकम कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सॉरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में।
अब पढ़िए उसको ऋषभ एक बार। If the property or a portion of it is occupied by the SSC for the purpose of his own business or profession, and the profits of such business or profession are accessible to tax, the annual value in respect of such property or portion of it is not taxable as income from house property, and also nothing will be deductible as expenditure or rent of these premises in computing the profits of business or profession. आया समझ में? यदि कोई मकान जो एसएससी अपने व्यापार अथवा पेशे यानी प्रोफेशन के लिए प्रयोग करता है, तो ऐसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना हो करके वो इनकम किस में टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। बस इतना ही। और पॉइंट है देखो तो ऋषभ, इसके बाद ऐसे एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम मतलब इसमें क्या क्या एग्जम्पशन है वो बता रहा है। Yes, नंबर कितना है? एग्जम्पशन फ्रॉम exemption regarding income from house property। Yes, sir. दो तरह का इनकम को एग्जाम्प्ट किया है सर। कौन कौन? एक तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। यस सर। और दूसरा क्या है? इनकम इज इंक्लूडेड इन एसएससी ग्रॉस टोटल इनकम but the deduction is allowed from gross total income, मतलब deduction from gross total income sir। second section 52। फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है जी। क्या सर? एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम, पहले हेडिंग लिखो चाहिए बच्चे। एग्जम्पशन रिगार्डिंग लिख लिए। एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब पढ़िए नहीं सब उसको। ऋषभ पेज नंबर बताओगे कितना में है? 166। 166 में है। There are two types of exemption regarding income from house property. First, income is not including in gross total income, that is fully exempt. Yes. And income is not included in SSC gross total income, but the deduction is allowed from gross total income. ये आया समझ में? Allah is a fully exempted income. अब फुली एग्जम्प्टेड देखो, एक तो होगा आपका फुली एग्जम्प्टेड है, एक होगा ये हमर ये पार्शियली होगा। यस सर। तो फुली एग्जम्प्टेड इनकम का आपका याद रखना पड़ेगा। पहला क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। लेकिन उसमें
अब लोग फार्म हाउस है तो उसमें एग्रीकल्चर का काम बेसिकली होना चाहिए। यस सर। दूसरा है एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस टू क्या एक्स इंडिया रूरल। यहां से बच्चे सब नोट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल। सर आप एक कॉपी पॉइंट बोले इनकम फ्रॉम एक्स रूरल एरियाज। इनकम फ्रॉम एक्स सर क्या था? एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर। हाँ ये क्या था, मतलब इसका मतलब पॉइंट समझ में नहीं आया। फिर से बोलो तो। एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर। नहीं एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि वो एनुअल वैल्यू के टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं, उसको कैलकुलेशन करके समझाना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर। कितना ये सेक्शन है? सेक्शन 10 19A। हाँ तो ये भारतीय रियासत के राजा के महल का वार्षिक मूल्य, जैसे कोई भी महाराजा सब होता था ना पहले जमाने में जी। अरे हम लोग का दरभंगा महाराज नहीं थे, सब स्टेट गवर्नमेंट लिया कि नहीं लिया। पहले महाराजा सिस्टम चलता था ना। तो भारतीय रियासत के राजा के एक महल का एनुअल वैल्यू, जो उसका एनुअल वैल्यू होगा वो आपका क्या है, एग्जम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। नहीं समझ में, अभी भी नहीं समझ में आया। अच्छा तो इंडिया के किसी भी राजा पे टैक्स नहीं लगता है अगर जो है लोग अभी उसका राजवंश? बच्चे वो तो गवर्नमेंट ने ले लिया है उसको। अब अच्छा गवर्नमेंट ले लिया तो गवर्नमेंट टैक्स देगा गवर्नमेंट को। नहीं नहीं नहीं, कौन ले लिया? अपने अधिकार में ले लिया वो तो ना, अपने क्षेत्र में उसको रख लिया है। यस सर। समझ गए? तो भारतीय रियासत के राजा के एक महल का एनुअल वैल्यू का मतलब होता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वो रकम जितने में वो मकान प्रति वर्ष हर एक साल किराए पर उठाते हैं ना। अब किराए 4 प्रकार के किराए होते हैं बच्चे, वो हम बाद में आपको बताएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट होता है, एक्चुअल रेंट होता है, फेयर रेंट होता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, पहले तो ग्रॉस वैल्यू करते हैं, फिर उसके बाद ग्रॉस वैल्यू में से क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर जब लेस कर देते हैं तो वो आता है एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू पर एक डिडक्शन मिलता है, सब चैप्टर का अलग अलग डिडक्शन है, इसमें भी डिडक्शन है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है। तो वो प्रैक्टिकल जब बनाएंगे तो उसमें और आपको अच्छा से मैंने ठीक से समझ में आएगा। ओके आगे पढ़िए ऋषभ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एसएससी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एसएससी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। ओन बाय लोकल अथॉरिटी है, साइंटिफिक रिसर्च है, ट्रेड यूनियन है, वो तो आप बोल दिए थे ना सर, इसलिए छोड़ दिए।
अच्छा 4 नंबर पॉइंट है। यस सर। चलिए तो इसको थोड़ा पढ़ना है। आगे देखिए दिशा, इसका आगे तो भेज भी नहीं की हमको, नहीं भेज दिए हैं सर। हम्म। नेक्स्ट आपका क्या है, डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यस सर। इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज मीन फॉर क्या, सेल। जिसको सामान को बेचने का ही पर्पस हो और बेचने के लिए वो क्या किया गया हो, गोडाउन में सामान रखा गया हो। ये इसको डिडक्शन मिलता है, जीटीआई। सेकंड पॉइंट पढ़िए, इसमें 20,000 दिया हुआ है बच्चे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कितना है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी आय सीमित कुल आय का कितना परसेंट, 20% से अधिक ना हो, यह संपत्ति मकान बनाने वाले या शहरी उपभोक्ता समिति या यातायात समिति के शक्ति के प्रयोग से वस्तुएं निर्मित करने वाली समिति नहीं है। यानी सर 20,000 तक आपका फ्री करता है। यस सर, नॉट एक्सीड 20,000 सर। हाँ इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी provided its gross total income does not exceed rupees 20,000 and the society is not a housing society, urban consumers, cooperative society, transport society or society manufacturing goods with the aid of power. ठीक है, इसको मैं ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, ठीक ना, आप लोग के ग्रुप में। यस सर। लेकिन थोड़ा इसको पढ़ोगे बच्चे तभी होगा, समझ में आएगा। यस सर। थोड़ा इसको बढ़िया से भेजिए, ऋषभ विजय ठीक लग रहा है। ठीक है सर, भेज देते हैं। हाँ पूरा सर, फर्स्ट पेज से? नहीं, ये अभी जो 3 पेज भेजे हैं ना, यस सर। ये तीनों। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एनुअल वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा बच्चे आप लोगों का।
भेज दिए सर। ओके। ओके बच्चे, इसको स्टडी करिएगा सही बच्चे, ग्रुप में भेज देते हैं।